नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया बदल रही है, न्यू नॉर्मल इसको कहा जा रहा है। यानी वो चुनौतियां जो कोरोना काल के बाद आपके और हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को हमको अब न सिर्फ सहज रूप से लेना है, बल्कि ये मानना है कि जीवन इन्हीं के साथ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेगा। जीवन झकझोर देने वाली सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जीवन धीरे धीरे लेकिन पटरी पर आ रहा है। लेकिन अभी कोरोना का कोई उपचार नहीं मिला है, इसलिए आगे का जीवन भी कोरोना काल में कब तक बीतेगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जीवन रुकेगा भी नहीं, जीवन रुकता है भी नहीं। बड़े बदलाव के साथ इससे लड़ते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और जीवन भी आगे बढ़ रहा है। आज के टर्निंग पॉइंट में हम मनुष्य की जीवन शैली में हुए बड़े बदलावों से आपको रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे, आपको जानकारी देंगे। 8 जून 2020 से होटल्स खुल रहे हैं और जब आप कोरोना काल में पहली बार किसी होटल में जाएंगे, मन तो कर रहा होगा सर, कर ही रहा होगा, मान लीजिए कर रहा है आपका मन कि वो करारी दाल और वो जो भिंडी है, वो जो होटल का एक मज़ा है, घर का खाना खाते खाते जो लोग ऊब चुके हैं वो होटल जाना ही चाहेंगे। तो उनके मन में होटल की व्यवस्था को लेकर कई सारे बातें होंगी। कैसा होगा होटल्स का नया स्वरूप? कोरोना काल में दुनिया की राजनीति भी किस तरह प्रभावित हुई है? स्कूल्स में अब क्या परिवर्तन है? हालांकि मध्य प्रदेश में स्कूल्स 30 जून तक की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। किस तरह से पूरी दुनिया पर इसका असर आ रहा है, विश्व का नज़रिया क्या बन रहा है। लेकिन सबसे पहले सबसे आरंभ में इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर हम बात करें तो शुरू करते हैं आपके हमारे जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरे प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट को। कोरोना ने 2 महीने से ज्यादा वक्त तक सब कुछ लॉक करके रखा था, ताला लगा कर रखा था। इसमें स्कूल भी हैं। जब तमाम चीजें अनलॉक हो रही हैं तो एक दिन स्कूल भी अनलॉक होंगे। आखिर दफ्तर अनलॉक हो ही गए। ये खाकसार भी आपके सामने बैठा ही हुआ है इस प्रोग्राम के साथ। हमारे कैमरामैन साथी हैं हमारे सामने, उधर पीसीआर की टीम है। इसी तरह सारी चीजें अनलॉक हैं। मीडिया तो शुरू से ही डटा रहा सर, हमने तो कोई छुट्टी ली नहीं। लेकिन यहां बात करते हैं हम सबसे पहले स्कूलों की। स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी, ये सवाल हर उस पेरेंट्स के, अभिभावक के मन में है जिसके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। बच्चों को कैसे नई जीवन शैली को अपनाना होगा, इसके लिए भारत में, मध्य प्रदेश में क्या तैयारी है, ये वो तमाम सवाल हैं जो हर माता पिता के जहन में है। और वो बच्चे जो समझदार हो गए हैं, जिन्हें चिंता है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके मन में भी ये सवाल है। कोरोना ने कैसे शिक्षा को बदल दिया है और आने वाले दिनों में कैसे बदलेगा, ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में है। आइए उन पर सिलसिलेवार बात कर लेते हैं। स्कूल खुलेगा तो क्या कुछ बदलेगा? पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूरी कैसे बना करेंगे? बच्चे कैसे खुद को हाइजीन करेंगे, स्वच्छता, हाथ धुलना, सैनिटाइज करना, क्या व्यवस्थाएं होंगी स्कूलों की तरफ से, इसके लिए क्या इंतजामात किए जाएंगे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अभी स्कूल खुले नहीं हैं। स्कूलों के लिए गाइडलाइन बनाने का काम किया जा रहा है। जुलाई या अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी हो सकती है। हालांकि जिस तरह का परिदृश्य है, ऐसा लगता है कि जुलाई का मिड भी शायद बंद रहने के फैसले के साथ ही आगे बढ़ेगा। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में स्कूल्स खुल चुके हैं। जहां स्थितियां काफ़ी हद तक ठीक हैं, वहां स्कूल अब खुल चुके हैं। दोबारा पढ़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन इस अदृश्य वायरस ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। पहले आपको ये बताते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या तैयारियां की गई हैं और कैसे दोबारा पढ़ाई शुरू की। एक बात समझ लीजिए कि अब जो स्कूल खुलेंगे,
सर वो मस्ती की पाठशाला नहीं होंगे, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता की पाठशाला ज्यादा, क्योंकि इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जिन जिन देशों में स्कूल खुल गए हैं वहां मस्ती की पाठशाला कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता की पाठशाला बन गई है, तस्वीरों के जरिए ये कहानी देखते हैं। देखिए। यानी बच्चे अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाइजीन की क्लासेस में भी शामिल होंगे और स्कूल अब पहले जैसे नहीं होंगे। पहले जैसा बहुत हद तक कोई भी जगह ऐसी होगी जो आपने पहले देखी होगी कोरोना के पहले, यानी फरवरी की शुरुआत में या मार्च के मिड तक, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि उसके बाद 25 मार्च के बाद वो चीज़ वैसी नहीं रहेगी। अब स्कूल तो वैसे नहीं रहे जैसे वो होते थे। शायद यारों की वो मस्ती भी नहीं होगी, हर तरफ चिंता होगी, पेरेंट्स चिंतित होंगे, टिफ़िन शेयर करने को लेकर भी कठिनाइयाँ होंगी कि भैया उसके यहाँ से आई सामग्री कितनी अच्छे ढंग से बनी है, बनी ही होगी। एक दूसरे से बात भी होगी तो कायदे में होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा करीब आ गया, जैसे कंधे में हाथ डाल के नहीं लड़ाई कर लेते थे प्रेम भरी कि अरे तू बता, तू नहीं बताएगा, गले में हाथ डाल लिया और झूम गए, अब ये सब नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा अपने को तैयार रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के लिए भारत में क्या तैयारियां की गई हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए उन तैयारियों पर भी हम नज़र डालते हैं। तो इन बदलावों के साथ खुल सकेंगे भारत में भी, मध्य प्रदेश में भी स्कूल में कम विद्यार्थियों की मौजूदगी ये पहली प्राथमिकता है। अब ये कैसे करना है, ये स्कूल्स के सामने चुनौती है। या तो वो अपनी शिफ्ट्स बढ़ा दें, अर्ली शिफ्ट स्टार्ट करें, 6 बजे से ले लें, 7 बजे से ले लें, या एक शिफ्ट शाम तक बढ़ा दें। अब इसमें कैसे टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, ये देखना पड़ेगा। बड़ी क्लास के बच्चे देर तक रुक सकते हैं और बड़ी क्लास के टीचर्स भी 1-2 घंटे ज़्यादा रुक सकते हैं। स्कूल में भीड़ कम करना पहली प्राथमिकता। शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई भी एक बड़ा विकल्प है जो स्कूलों में भीड़ को कम कर सकता है। जैसे आप 5 डे वीक की बात करते हैं तो स्कूलों में भी आप 5 डे वीक कर सकते हैं, कई बार 4 डे वीक भी कर सकते हैं। ख़ासतौर से उन समय जब त्योहारों की बात होती है, दिवाली, होली, ऐसे त्यौहार आते हैं जब स्कूलों में मस्ती का आलम बढ़ जाता है, आप ये भी कर सकते हैं। और ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई एक अच्छा विकल्प है। यानी अब 50% ऑनलाइन और 50% ऑफलाइन पढ़ाई होगी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने विद्यार्थी हैं जिनका ऑनलाइन एक्सेस है, यानी उनके घर में लैपटॉप है या उनका स्मार्टफोन है जो इसके लिए तैयार है। क्योंकि केरल से एक दुखद खबर आई थी जहां एक स्कूल की छात्रा ने इसलिए सुसाइड कर लिया था, गरीब तबके की वो बच्ची थी, क्योंकि उसके पास उसके पिता घर में ना कंप्यूटर था उनके पास और ना स्मार्टफोन था। ये भारत जैसे देश के सामने एक चुनौती है और इस चुनौती का ध्यान हमें रखना होगा। या तो हमें मुहैया कराना होगा कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ उपलब्ध हो सके। कक्षाएं शिफ्ट वाइज लगाई जा सकती है और 3 दिन तक क्लासरूम में पढ़ाई और 3 दिन तक घर में पढ़ाई करनी चाहिए। ऑड इवन पैटर्न के रोल नंबर के आधार पर छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। ये एक बहुत अहम बात है। शनिवार और रविवार को भी कक्षाएं लगेंगी। स्कूल में सारे खेल बंद रहेंगे, असेंबली नहीं होगी, ये फैसला भी हो सकता है। प्रार्थना नहीं होगी, जहां बड़ी संख्या में कम से कम 500, 1000, 2000, कई स्कूलों में तो 5-5 हजार विद्यार्थी होते हैं, उनकी एक कॉमन गैदरिंग होती है
वो अब नहीं होगी। कोई बात नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हर क्लास में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यार्थी बैठें, वो अपनी जगह पर वहाँ स्पीकर्स हों और उन स्पीकर से क्लास में हम प्रार्थना सुने, जो प्रार्थना हम रोज़ सुबह स्कूल्स में करते थे। पहली से 12वीं कक्षा तक का सिलेबस 20-25% कम किया जाएगा। बोझ कम करना पड़ेगा सर, क्योंकि अब उस तरह से विग्रसली, सघनता से पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। एक कक्षा या सेक्शन का छात्र दूसरी कक्षा और सेक्शन में नहीं जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दौड़ के चले गए, पेन ले आए, पेन दे दिया, कॉपी ले ली, 4 पन्ने मांग लिए, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और उसका ध्यान पेरेंट्स को भी रखना है। और पेरेंट्स से ज़्यादा आप जो देख रहे हैं स्कूल जाने की तैयारी करते हुए, क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे, जो स्कूल गोइंग छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ ये बात। और स्कूलों में एक से ज़्यादा एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे ताकि भीड़ ना हो। अभी तक यही होता है कि हम देखते हैं कि कई बार निकलने के लिए कंधे से कंधे छिलते हैं। थर्मल स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर बहुत छोटे बच्चे, और कई बार 10 से 12 साल 14 साल के बच्चे भी ये नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर पाते कि उनको अनईजी लग रहा है तो इसकी वजह हल्का बुखार तो नहीं है। और ये बुखार अगर कोरोना का बुखार ईश्वर करे ना हो, तो इसके लिए थर्मल स्कैनिंग, यानी स्कूल में प्रवेश करते समय जो द्वारपाल खड़े होते हैं बाहर, वो द्वारपाल थर्मल स्कैनिंग मशीन, छोटी छोटी जो टॉर्च की तरह होती हैं, ये द्वारपाल वो मशीनें लेकर खड़े हों। और हर विद्यार्थी का बहुत ईमानदारी से, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत में ईमानदारी नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य पालन को लेकर जो प्रतिबद्धता है, कई बार ये होता है लिख लिया, नहीं हुआ है, कौनो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हम लिख दिए हैं इसमें सब। ऐसा मत करिएगा सर, बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप न सिर्फ अपने जीवन से खेलेंगे, बल्कि सैकड़ों हजारों जीवन से खेलेंगे। और ईश्वर को भी तो मुंह दिखाना है साहब, मत करिए, ये मत करिए, पूरी प्रतिबद्धता से करिए। कुछ ही लोग होते हैं जो शायद ऐसा करते होंगे, उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया ऐसा मत करिए। स्कूल की कैंटीन बंद रहेगी। कैंटीन भी बड़ा जमावड़े का कारण बनती है। घर के टिफिन ही खाने होंगे, बहुत अच्छा है साहब, पेट ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। टिफिन शेयर नहीं करेंगे आप। छात्रों के लिए पीने के पानी की अलग व्यवस्था होगी, बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत बेहतर तरीका होना चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है सर। मास्क अब तो भोपाल में ये भी हो गया है कि पब्लिक प्लेस पर अगर आप बिना मास्क के दिखे तो जुर्माना हो जाएगा। तो मास्क के साथ ही छात्रों की स्कूलों में एंट्री होगी। और मास्क बाकायदे उनकी जो निर्धारित उम्र होती है, उस उम्र के तहत ही चलें। ऐसा नहीं है कि आप लटकाए हुए हैं मास्क को, सिर्फ जैसे हम लोग वो सस्ते वाले हेलमेट नहीं खरीद लेते हैं, 100 रुपये वाला, पहले तो प्लास्टिक वाला भी आता था, 25 रुपये का लटका लिया, हाँ हेलमेट है साहब, लगा लिया हमने। इसकी कोई परवाह नहीं कि ये ईश्वर ना करे हम गिरे तो हमारी जान कितनी बचाए। मास्क ऐसा हो जो आपको इन्फेक्शन से बचाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और इस तरह से स्कूल बदलेंगे। और कौन है हम में से ऐसा जिसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट नहीं आया होगा, और जो टर्निंग पॉइंट को ज़िंदगी के बेहतरीन पॉइंट में बदल लेते हैं, वो कहलाते हैं मुकद्दर के बादशाह। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये टर्निंग पॉइंट आपके और हमारे लिए भी एक ऐसा बदलाव का बिंदु है, एक ऐसा बदलाव का कारण है, जिसको अगर हमने ठीक दिशा दे दी और इसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत बदली हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। 2.5 महीने बाद, यानी 8 जून से होटल रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। कोरोना काल में अब होटल इंडस्ट्री किस तरह से रन करने वाली है, मसलन मेन्यू किस रूप में होंगे। पहले तो भाई साहब बगल खड़े हो जाते थे, सर क्या लेंगे, आपका फेवरेट वो तो होगा ही करेला बढ़िया वाला, और भरवा बैगन भी है, अगर आप चाहें तो वो भी मिल जाएगा। अब नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा सर, मेरी भी क्यूरोसिटी है कि कैसे, जब मैं जाऊंगा फैमिली के साथ गया तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट होगा, क्या क्या बड़े बदलाव होंगे। एयरपोर्ट से होटल तक और होटल के रिसेप्शन से लेकर किचन तक किस तरह की तैयारी हो रही है। भोपाल के एक नामचीन होटल
की तैयारियों का, कोर्टयार्ड मैरियट की तैयारियों का जायज़ा लिया हमारी साथी कोमल शर्मा ने। बहुत रुचि है मेरी, आपकी तरह मैं भी देखना चाहूँगा क्या कुछ बदल रहा है सर। अब आइए सीधे चलते हैं सर कोर्टयार्ड मैरियट। होटल में एंट्री से लेकर होटल के खाने तक किस तरह के बदलाव होंगे हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं चूंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लाइफ का पार्ट हो गया है और इसीलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो 8 जून से खुलने वाले होटल्स में भी साफ नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा यहाँ पर तैयारी की गई है। कैसे चेक इन होगा, क्या प्रोसेस होगा? हमने सबसे पहले यही कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा हम कॉन्टैक्टलेस चेक इन कर सकते हैं हम उतना करें, इसलिए हमने ये शील्ड भी लगाया, डायरेक्ट हम लोग कॉन्टैक्ट में ना आए। प्लस हम लोग हमारा मोबाइल चेक इन प्रमोट करेंगे जिसमें उन लोग फ़ोन से ही चेक इन और फ़ोन में ही हम कीज़ दे देंगे, सो दैट हमारे से कोई टच पॉइंट्स आएंगे ही नहीं। वो लोग जाएंगे खुद ही अपने फ़ोन से रूम खोलेंगे और अंदर चले जाएंगे। प्लस हमारा सैनिटाइज़र, हमारे सारे पीपीई किट के सारे सामान ऑलरेडी तैयार है ताकि कुछ भी गेस्टों को तकलीफ ना हो। जो भी इस होटल में डिनर या लंच के लिए आएगा, सबसे पहले उन्हें यहाँ से मास्क लेना होगा, अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा, फिर वो यहाँ से अपनी एंट्री कर पाएंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग और इसीलिए जो टेबल्स यहाँ पर रखे गए हैं उनको इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। देख सकते हैं आप हर टेबल पर यहाँ आपको सैनिटाइजर की बोतल नजर आ रही होगी। अभी इससे पहले अगर हम देखें तो हमेशा होटल्स में इस प्लेट पर क्लॉथ, कपड़े का नैपकिन रखा होता था, लेकिन ये जो नैपकिन है ये कोविड-19 के बाद स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया गया है जो कि वन टाइम यूज्ड है। इसके अलावा आप ये मैट देख सकते हैं, ये भी सिंगल यूज्ड मैट है। जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी होटल का या रेस्टोरेंट का वो होता है उसका किचन। इसलिए हम इस वक्त पहुंचे हैं भोपाल के कोर्टयार्ड मैरियट जहां पर एग्जीक्यूटिव शेफ रवीश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। किचन से खाना, होटल आने से लेके किचन से खाना आने तक काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, तो किस तरह से इस रिस्क को कम करते हुए, हाइजीन का ख्याल रखते हुए आपने इस इंडस्ट्री को पटरी पर लाने की तैयारी? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली है कि लोगों में खाने को लेकर डर बहुत ज़्यादा है आफ्टर कोविड। और एक टाइम था जब खाने का किसी भी होटल का फूड क्वालिटी उसके होटल का पैरामीटर डिसाइड करता था, बट आज की डेट में फूड क्वालिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी उस होटल का क्वालिटी और उसके पैरामीटर को डिसाइड करेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में फूड सेफ्टी हो गया है। सो एज अ मैरियट होटल हम लोग जो प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं वो मैरियट के ग्लोबल फूड सेफ्टी और गवर्नमेंट के FSSAI के नॉर्म्स के हिसाब से है। इस टेबल में मेन्यू कार्ड नज़र नहीं आ रहा है। आप रेस्टोरेंट में भी और अगर रूम में है तो रूम में भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई न दे जो रीयूज़ हो। मेन्यू कार्ड भी बहुत लोगों के हाथ लगते हैं उसके ऊपर, तो उसको देखते हुए हमने जो मेन्यू भी है हमारा उसको QR कोड में बनाया हुआ है। सो आपको QR कोड टेबल पे मिलेगा, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से उसको स्कैन करना है। जैसा आप उसको स्कैन करेंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपका मेन्यू आ जाएगा, आप वहाँ से चूज़ करके ऑर्डर कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो हमारी कार होंगी जहाँ से पिकअप होंगे उसमें प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी ताकि ड्राइवर और उनके बीच में एक गैप हो और कार पूरी फुली सैनिटाइज्ड होगी। उसके बाद में आएंगे एयरपोर्ट से जब होटल में आएंगे वो लोग टेम्परेचर चेक होगा, उनका बैग सैनिटाइजेशन होगा, रूम में जाएंगे और जो चेक इन होगा वो टचलेस चेक इन होगा, बाय डिजिटल ऐप होगा। उसके बाद में जब रूम में जाएंगे तो रूम में भी हमने केयरफुली डिज़ाइन किया है, अपने सॉप्स रखे गए हैं, सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं, तो रूम को पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया हुआ है। और जो स्पेशल जो सबसे बड़ी बात है कि वो रूम अगर एक बार चेकआउट होता है तो एक दिन पूरा खाली रखा जाएगा, उसको सैनिटाइज़ करके फिर ही दोबारा हम दूसरे गेस्ट को देंगे। तो कोशिश कि बदलाव के साथ, इस नए बदलाव को अपनाते हुए पूरे सेफ्टी नॉर्म्स के साथ होटल इंडस्ट्री की शुरुआत हो और पुरानी ही तरह एक बार फिर जो गेस्ट हैं वो निश्फिक्र होकर बिना डरे यहाँ आए और अपने ख़ास, अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें, लेकिन बदलाव के साथ। कैमरा पर्सन विजय शेजकर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो आपने देखा कि किस तरह से बदलाव है, लेकिन ये बदलाव तब तक अधूरा होगा जब तक ये और नीचे तक नहीं जाएगा, और ये नीचे तक ले जाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है,
आपकी और हमारी है। जब तक हाईवेज में जो शेरादा ढाबा होता है वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, और खुद शेरादा ढाबा के जो संचालक हैं शमशेर सिंह जी, उन्हें भी जी करना होगा जी, ये उन्हें ओ भाऊ जी प्याज आ रही है जी, और थोड़ा डिस्टेंसिंग बढ़ाओ जी, ये उन्हें भी करना होगा। और अगर वो भूल जाते हैं, जैसे हमारी साथी थोड़ा मास्क वास्क भूल गई थी, सर माफ़ कर दीजिएगा, ये आपको हमको भी देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ ऐसे भूले नहीं जो परेशान करे। गलती को मान लेना ज़्यादा ठीक होगा कि साहब हम मास्क नहीं लाए थे, आज गलती हो गई, कल नहीं होगी। तो ये लड़ाई तब मुकम्मल होगी जब ये किसी नामचीन होटल से लेकर शेरादा ढाबा या वृंदावन भोजनालय यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। और इसके लिए वृंदावन भोजनालय या शेरादा ढाबा के मालिक को भी लड़ना होगा, और वहाँ आने वाले ग्राहकों को भी अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। और भारत ने ये बताया है, आपको हमको ये बताना होगा कि हम समझदार हैं। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी आती हो और ज़बरदस्त अंग्रेजी आती हो तभी आपको मालूम है कि कैसे डिस्टेंसिंग की जाती। नहीं सर, इस देश का वो व्यक्ति जो शायद बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो इतना समझदार है कि मैं क्या बताऊं सर आपको। चलिए, ज़्यादा बोल गया तो क्षमा कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कोरोना महासंकट के समय जो सबसे बड़ी कमी हम देख रहे हैं वो है किसी वैश्विक नेतृत्व का अभाव। ऐसा कोई संस्थान इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दुनिया में नजर नहीं आ रहा है जिसकी आवाज पर सारी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए। WHO की तो जो भद्द पिटी है सर की क्या बताएं। ये लड़ाई पूरी मानवता की है, पूरी दुनिया की है, लेकिन देशों की ताकत ऐसा लगता है कि बट गई नजर आ रही है। कोरोना से एक साथ मिलकर लड़ने की जगह राष्ट्र एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कोरोना को लेकर अमेरिका चीन पर हमलावर है। दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। कई देशों की सीमाओं पर तनाव का माहौल नजर आता है, और इस सब की वजह है वैश्विक नेतृत्व का अभाव। ऐसे किसी संगठन या संस्थान का अभाव जो देशों के बीच समन्वय बना सके। ऐसा संस्थान जो न केवल सबको एक्सेप्टेबल हो, सबको मंजूर हो, सबको स्वीकार्य हो, बल्कि ताकतवर भी हो, शक्तिशाली भी हो। दूसरे विश्व युद्ध से सबक लेते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना की गई थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी वो ताकत नहीं रही जो ताकत कभी हुआ करती थी। और कोरोना के इस संकट काल में ये संगठन शायद अपनी वो भूमिका नहीं निभा सका। यहाँ तक कि संघ की सुरक्षा परिषद में कोरोना संकट पर चर्चा का प्रस्ताव भी चीन ने वीटो कर दिया। जाहिर है अब दुनिया UNO के ऐसे किसी विकल्प पर जरूर विचार करेगी जो वैश्विक संकट के समय डट कर खड़ा रहे और दुनिया को एक दिशा में ले जाए। UNO ही नहीं, दूसरा एक और वैश्विक संगठन जिसकी संकट काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी, वो सवालों के घेरे में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी WHO की। कोरोना काल में WHO की भूमिका पर कई प्रश्न खड़े हुए हैं। वो न तो इस महामारी की सही समय पर दुनिया को सूचना दे सका, और न ही इसकी रोकथाम के लिए देशों के बीच समन्वय बना सका। एक, माफ कीजिएगा अगर मैं कहूं कि एक बेचारा संगठन नजर आता रहा WHO, जिस पर यह आरोप भी लगे कि वो चीन की तरफ झुक गया है। अमेरिका ने तो उसकी आर्थिक मदद भी बंद कर दी है। इस तरफ वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए जो संगठन बनाया गया था कि दुनिया अगर कभी आर्थिक मंदी पे आती है तो वो संगठन कौन सा होगा, G20, वो भी कुछ नहीं कर सका। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया ऐसे संगठनों के बारे में जरूर सोचेगी जो दुनिया का नेतृत्व कर सके। आपके हमारे परिवार में जब भी चुनौतियां आती थीं तो झब्बरदार मूंछों वाले बुजुर्ग प्रकट होते थे, पगड़ी लगाए हुए। वो बैठ जाते थे चौपाल लगाकर और डांट कर कहते थे कि नहीं, बड़ी बहू जो सोच रही हैं वो उचित नहीं है, और छोटी बहू जो कह रही हैं वो भी पूरी दृष्टि से उचित नहीं है। इस समय करना क्या है? करना ये है कि पूरे परिवार को डटकर पूरी ताकत से इसका सामना करना है। ऐसे कड़ियल बुजुर्गों की वजह से परिवार आगे बढ़ते थे, और ऐसे कड़ियल बुजुर्ग नुमा चौधरी नुमा संगठनों की वजह से दुनिया आगे बढ़ती थी। फिर मिलेगी सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है।
तो मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कुछ आपके सुझाव सजेशंस हों तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आप हमें भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि और क्या आप इस प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। लेकिन अगली बार इस बदलती दुनिया के कुछ और रंगों को समेट कर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।